कैसे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। मैं हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा 12th के लिए इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और हम लोग उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक चैप्टर होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। हिंदी में विद्युत बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। इसमें दो होता है, दो चैप्टर में हम लोग करते हैं। पहला को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट यानी स्थैतिक विद्युत, स्थैतिक विद्युत। ठीक है, और दूसरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी हिंदी में धारा विद्युत बोलते हैं और इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वह मोशनलेस होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसमें कोई मोशन नहीं होता, या मोशन है भी तो वेरी वेरी स्लो, बहुत बहुत धीरे, यानी बहुत कम है। इतना कम है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ लगभग 0 है, यानी उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। वेलोसिटी इतनी कम है, इतनी स्लो है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, लगभग 0 है। तो उस टाइप के मोशन वाले चार्ज को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर करते हैं, या वो चार्ज जो एक जगह स्थिर है, एक जगह रेस्ट में है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। किसमें? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज में मोशन आ जाता है, उसमें गति आ जाती है, उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है, तो उसको जब हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोगों को मेनली 2 लॉ पढ़ने होते हैं। एक को कूलम्ब्स लॉ बोला जाता है, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो गॉस लॉ बोलते हैं, यानी गॉस का नियम, गॉस का नियम। और दोनों ही लॉ दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स किस माध्यम से लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से लगता है। तो उसी को निकालने के लिए ये दोनों लॉ है, और दोनों लॉ एक दूसरे के पूरक। कहीं पर गॉस लॉ हमें फास्ट रिजल्ट देता है, कहीं कूलम्ब्स लॉ हमें फास्ट रिजल्ट देता है। तो जहाँ हमें जो सूटेबल लगता है, जो उपयुक्त लगता है, हम उस लॉ को यूज़ करते हैं, और दो चार्ज के बीच जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, वगैरह वगैरह जो भी है, उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें चार्ज, एक शब्द आता है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं, आवेश।
आवेश क्या है भाई? तो हम लोग जानते हैं कि हर चीज, दुनिया की हर चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। और एटम में मोटा मोटी कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मोटा मोटी 3 पार्टिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा है कि ये एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, एटम में ये न्यूक्लियस है प्लस चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है। ऐसा हम लोगों ने निचली क्लासों में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर होता है और वह न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, यानी फ्रिक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक में से दूसरे में चला जाता है। ऐसे बच्चों कोई भी एटम बाहर से न्यूट्रल होता है, मतलब जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा यानी माइनस चार्ज वाला, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश वाला, उतना इस पर प्लस चार्ज होगा यानी प्रोटॉन्स होगा धनात्मक आवेश वाला, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और बाहर से एटम जो हमें दिखाई पड़ता है वह न्यूट्रल दिखाई पड़ता है बिना कोई चार्ज वाला, लेकिन अंदर में माइनस चार्ज और प्लस चार्ज वो क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाहर से हमें कोई चार्ज पता नहीं चलता है। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब कराते हैं तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दूसरे में जाएगा तो वो बड़ी ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। और जिससे इलेक्ट्रॉन गया वह उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रह गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जो प्लस चार्ज उसको कैंसिल करने वाला जो चार्ज था माइनस, निकल करके दूसरे बॉडी में चला गया। तो ये बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला तो वह क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी धनात्मक आवेश से आवेशित हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज है। और जो एक महान वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उन्होंने ही ये प्लस और माइनस का कंसेप्ट डेवलप किया था और उन्होंने दिया था कि जो बड़ी चार्ज हो जाती है रगड़ने से और कागज़ के टुकड़ों से, कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उस पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव है और इस पर जो चार्ज है जिससे कि वो निकला है, वो आवेशित किया गया है, वह पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश है। और तभी से यह परिपाटी कन्वेंशन डेवलप हुआ और हम लोग प्लस और माइनस के हिसाब से काम करते हैं। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। तो चार्ज का जो डिफिनीशन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज यानी आवेश इज इनहेरेंट निहित प्रॉपर्टी गुण है ऑफ मास, द्रव्यमान का, यानी द्रव्यमान का निहित गुण क्या है? चार्ज है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी में मास है तो चार्ज उसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यदि मास नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट होने की बात नहीं की जा सकती। मास है तभी चार्ज है, मास नहीं है तो चार्ज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज मास का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मास होगा तभी चार्ज होगा। और हम लोग फिजिक्स में एक पार्टिकल पढ़ते हैं फोटोन, जिसका कि रेस्ट मास 0 होता है। वह जब मूव करता है तभी उसमें मास रहता है, अदरवाइज रेस्ट में उसका मास नहीं होता है। तो मास नहीं होता है तो वह चार्ज भी कोई कंटेन नहीं करता है, मतलब उस पर कोई चार्ज भी नहीं होता है,
वह पार्टिकल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो चार्ज होने के लिए जरूरी है कि उस पार्टिकल में मास भी होगा। यदि चार्ज है तो मास होगा ही होगा। यदि चार्ज नहीं है तो बॉडी में मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि चार्ज है तो इससे क्लियर है कि मास होगा ही होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग ये हुआ कि चार्ज को किसी खास यूनिट में हम इंटीग्रल फॉर्म में यानी 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कर सकते हैं। उसमें फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, मतलब 1/2 1/3 1/4 इस टाइप का, या डेसिमल में नहीं हो सकता है। जब भी होगा वह इंटीजर में ही होगा, चाहे वह 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या -1 -2 -3 -4 इस टाइप का हो सकता है, लेकिन 4.11 ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी को बोला गया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी चार्ज को गिना जा सकता है। चार्ज जो है कि किस फॉर्म में मिलेगा, पैकेट के फॉर्म में मिलेगा, उसमें आधा टुकड़ा नहीं हो सकता है, होगा पूरा का पूरा होगा, और उसको काउंट कर सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, यानी इंटीजर्स में उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दूसरा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो किसी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मीन कंजर्व करता है। उसकी जो संख्या है वो नियत रहती है, एक समान रहती है। उसमें इक्वेशन को, कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग ये करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्ज होगा उतना ही राइट हैंड साइड में चार्ज होगा, और इस प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन बोला जाता है, यानी संरक्षण। हिंदी में संरक्षण बोला जाता है कि चार्ज आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है या कंजर्व होता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं करता है, लेकिन चार्ज कंजर्व करता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि मास इज नॉट कंजर्व इन ए फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, बट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, चार्ज कंजर्व करेगा। मास के लिए जरूरी नहीं है कि वो कंजर्व करे, कंजर्व कर ही सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन चार्ज कंजर्व करेगा ही करेगा। तो ये चार्ज के बारे में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड किताब, उसमें और भी चीज़ें दी हुई है, लेकिन मोटा मोटी ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मास, दूसरा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और तीसरा है चार्ज इज कंजर्व। ठीक है बच्चों। अब हम एक चार्ज लेते हैं कैपिटल Q, तो यह किस हिसाब से फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर कंटेक्ट टाइप और नॉन कंटेक्ट टाइप 2 टाइप के फोर्स हैं। जैसे ये हमारे हाथ में डस्टर है, तो इसको हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, तो हमको हाथ से छू करके इसको पकड़ करके हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसमें टच करने की जरूरत नहीं है, कुछ खास दूरी पर वो चार्ज रहता है और दूसरे पर वो फोर्स लगाता है। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कंटेक्ट टाइप बोलते हैं, यानी इसको छूने की जरूरत नहीं है, कंटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा कि इसमें जो फोर्स लगता है वह कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मतलब ये हुआ कंजर्वेटिव नेचर, क्या हुआ कि उसके द्वारा यदि कोई वर्डन किया जाता है तो वह पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन उसका क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इस बात पर वो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किस रास्ते हो गया, हम चाहे किसी भी रास्ते जाएं, लेकिन हमारा जो प्रारंभिक अवस्था है और अंतिम अवस्था है, इन्हीं 2 बातों पे उसके द्वारा जो वर्डन किया जाएगा वो निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों। तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। तीसरा क्या है कि ये जो फोर्स लगता है 2 चार्ज के बीच में, उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स मीन्स
केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मीनिंग हुआ कि दो चार्ज बॉडी है, उसके सेंटर को मिलाने वाली कोई लाइन है, तो उसके बीच जो फोर्स लगेगा उस लाइन के अलोंग ही लगेगा, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, मतलब उस लाइन के सहारे वो दूर की तरफ लगे या नज़दीक की तरफ लगे, रिपल्सिव हो यानी विकर्षण का बल हो या आकर्षण का बल हो, लेकिन उसी लाइन के हिसाब से वो लगेगा, उसी लाइन पर लगेगा। तो इस टाइप के फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट टाइप है, दूसरा क्या है सेंट्रल फोर्स है, तीसरा क्या है कंजर्वेटिव है। ठीक है बच्चों, अब हम नॉन कांटेक्ट टाइप का बात किए कि इस दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो नॉन कांटेक्ट टाइप होता है। तो भाई हमने तो टच किया नहीं तो फोर्स कैसे लग गया, ये डस्टर को हटाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन चार्ज को हटाने के लिए कोई फोर्स मतलब छू करके नहीं लगा रहे हैं, इसको हमको टच करना पड़ रहा है, इसको खिसकाने के लिए उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमको छूने की जरूरत नहीं है। तो ये किस प्रकार काम करता है, तो काम जो है इस प्रकार से करता है कि यह चार्ज जो है एक फील्ड क्रिएट करता है, अपना एक एरिया, अपना प्रभाव वाला एरिया यानी स्पेस ऑफ इम्पैक्ट वो क्रिएट करता है, जिसको कि फील्ड बोलते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तैयार करता है, उत्पन्न करता है, और उसमें दूसरा कोई भी चार्ज आता है तो इस चार्ज के द्वारा जो लगा हुआ फोर्स है उसको महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। ठीक है बच्चों, तो जो चार्ज फील्ड को क्रिएट करता है, फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। और जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, अनुभव करता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। यानी जांच आवेश, टेस्ट चार्ज है जांच आवेश है। ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को फील करता है, महसूस करता है, इसीलिए टेस्ट चार्ज है जांच आवेश है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज दिया हुआ है तो जिसके फील्ड को हमको विचारण करना है, जिसके फील्ड पर हमको स्टडी करनी है, उसको सोर्स चार्ज मानना पड़ेगा, और जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई भी चार्ज सोर्स चार्ज हो सकता है, कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज हो सकता है। केवल इतना ध्यान रखना है कि किसके फील्ड में हम बात कर रहे हैं तो वह सोर्स चार्ज होगा, और जिस पर फोर्स की बात हो रही है कि ये चार्ज इतना फोर्स या कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वह चार्ज टेस्ट चार्ज है। बस यही, और कुछ नहीं है। जिसके फील्ड पर विचारण करेंगे सोर्स चार्ज, जिस पर फोर्स का विचारण करेंगे वह टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो इसमें एक टर्म है जिसको कि पॉइंट चार्ज बोला जाता है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, हिंदी में बिंदु आवेश बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज ये है कि उस चार्ज का कोई डायमेंशन नहीं है, कोई माने लंबाई, मोटाई, चौड़ाई नहीं है, वो केवल बिंदु है, पॉइंट है। पॉइंट में क्या होता है कि स्पेस होता है, लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई यानी लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ सब नेग्लिजिबल होता है, तो उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश वही है कि उसका जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो बिंदु आवेश हो गया। अब प्रैक्टिस में बिंदु आवेश कैसे हम कंसीडर करेंगे, क्या वो क्राइटेरिया होगा जो कि हम दो चार्ज को बिंदु आवेश मानेंगे। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हम एक फुटबॉल रख दिए और एक फुटबॉल यहाँ पर रख दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इस केस में जो फुटबॉल पर जो चार्ज है
वह पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो 1 मीटर का डिस्टेंस है उसके लिहाज से, उसके बनिस्बत, उसके रेस्पेक्ट में ये साइज को, फुटबॉल के साइज को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी 2 फुटबॉल को हम क्या कर दें कि फुटबॉल ग्राउंड में ले जाएंगे और एक गोल पोस्ट पर एक फुटबॉल रख देंगे और दूसरे फुटबॉल को कहाँ रख देंगे, दूसरे गोल पोस्ट पर रख देंगे, तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा है कि उसके रेस्पेक्ट में फुटबॉल के साइज को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में फुटबॉल के साइज पर जो आवेश है, जो चार्ज है, उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? यानी 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस काफ़ी होना चाहिए, इतना होना चाहिए कुछ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका जो साइज है, उस चार्ज बॉडी का जो साइज है वो नेगलेक्ट कर सकें, तो वो बिंदु आवेश होगा। और कूलम्ब्स लॉ किस पे काम करता है? बिंदु आवेश पे काम करता है, पॉइंट चार्ज पे काम करता है। तो उसका क्या कहना है? तो उसका कहना ये है कि पहला, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 बिंदु आवेश रखे हुए हैं, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 is proportional to the product of charges। जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके समानुपाती होगा। यानी 2 बिंदु आवेशों के बीच जो फोर्स होगा वह उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दूसरा क्या है? दूसरा ये कहता है कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू the inverse of square of the distance between the 2 point charges। यानी दूसरा लॉ ये बोलता है कूलम्ब का कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। किसका प्रोपोर्शनल होगा? टू द इनवर्स, यानी व्युत्क्रम का। किसका व्युत्क्रम होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। यानी दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वह उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस ऐसा भी लिखते हैं, या द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है बच्चों? अब मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में ये दोनों चार्ज को, ये दोनों लॉ को हमको एक साथ करना है। तो क्या हो गया? पहला ये बोला कि प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरा बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/r²। अब दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। r², r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है? अब मान लो Q1 चार्ज यहाँ पे है और Q2 चार्ज यहाँ पे है, दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से मिला दिए,
दोनों चार्जेज बड़ी है, उसके सेंटर टू सेंटर हमने स्ट्रेट लाइन खींचा और इसका लेंथ कितना है, r है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब फोर्स को हमको क्या करना है, इक्वलाइज करना है, यानी बराबर करना है। तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम डाल देते हैं, उसका नाम देते हैं K और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी पड़ती है किससे, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया, क्या पाया गया कि एसआई सिस्टम में जो नया मेजरमेंट का तरीका है जो पूरे वर्ल्ड को फॉलो कर रहा है, उसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रेंच लैंग्वेज है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसके तहत के की जो वैल्यू है वो होती है इतनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ कितना होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी आ गई एसआई सिस्टम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में जहाँ की Q1 का जो यूनिट है स्टेट कूलम बोला जाता है, R का जो यूनिट होगा सेंटीमीटर बोला जाएगा, फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन बोला जाएगा। उस केस में क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग इसको ही पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हमें हर जगह इसी की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम जगह, लेकिन कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू क्या होती है। तो K की वैल्यू 1 होती है और एसआई सिस्टम में इतनी होती है। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स में क्या है कि जो लाइन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेगा उसी के लाइन में ये फोर्स लगेगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, तो मान लो कि जो सोर्स चार्ज है वहीं पर हम ओरिजिन फिक्स कर दें और यहाँ से मेजर करें, तो यहाँ तक का जो एक पोजीशन वेक्टर आएगा उसको हम r से हम डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर r हो गया। वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या है, r, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज r। तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में हमने इस चीज को लिखा, मैग्नीट्यूड r जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r है, जिस पर के कोई मार्क नहीं लगा हुआ है, इस पर एरो मार्क है, ये वेक्टर को शो करता है, इस पर इसको कैप बोलते हैं, ये यूनिट वेक्टर को शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट है तो 1 हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा, इसका ही डायरेक्शन वो होगा, इसका यूनिट वेक्टर जो r है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, K Q1 Q2 r स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, हम यूनिट वेक्टर नहीं लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, r3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें एक ये वाला रहेगा, उससे r कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड क्रिएट होता है, जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कूलम्ब्स ने ये भी बताया था कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, एलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मान लो कि दो चार्ज सेम है, दोनों माइनस वाले हैं, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस साइन जो शो करता है वो रिपल्सिव फोर्स को शो करता है। कहीं भी यदि प्लस साइन है तो रिपल्सिव फोर्स है, यानी विकर्षण का बल, अपने से दूर धकेले। ठीक है, और माइनस है तो
अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का बल है, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसमें से दोनों का जो साइन है वो प्लस है, तो प्लस, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। तो दोनों जब सेम नेचर के चार्ज होंगे तो F क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। F पॉजिटिव आएगा मीनिंग देयर बाय कि कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, विकर्षण का बल है। और दोनों में से एक डिफरेंट हो गया, मान लो कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन लग जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण का बल होगा। ठीक है बच्चों, तो हम उसको लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि हम लोग लैंग्वेज में उसको कर सकते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाइए। ठीक है बच्चों, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और आप लोगों के लिए हम लोग इससे भी बेहतर वीडियो विथ राइट कंसेप्ट लाने का हम लोग कोशिश करेंगे आपके फायदे के लिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।